इस प्रकृति में जिधर भी नजर डालो उधर एक गति दिखाई देती है। ये गति कभी रुकती नहीं, कभी ठहरती नहीं। हम इंसान कोशिश करते हैं कि इस गति को थोड़ी देर के लिए ही सही रोक लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो इस गति के साथ बहने की। सुख, दुख, शांति, अशांति सब इस गति के रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। इन्हें महसूस कीजिए और चलते रहिए। और इसी का नाम है जीवन, और इसी से चलता है ये सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। ईरान द्वारा अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी भयानक अंजाम की धमकी। ऐन वक्त पर लगाई हमले के फैसले पर रोक। ईरान ने कहा किसी भी हालत में करेगा अपनी सीमाओं की रक्षा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया उत्तर कोरिया का दौरा। 14 साल में किसी चीनी राष्ट्रपति की पहली प्योंगयांग यात्रा। शी जिनपिंग ने रखा आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव। और हांगकांग की प्रमुख की तरफ से माफी मांगने के बावजूद देश में विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों की मांग, प्रत्यर्पण बिल को वापस लें और कैरी लाम दे इस्तीफा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस हफ्ते ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में था, जबकि ईरान का दावा है कि वो उसकी वायु सीमा में उड़ान भर रहा था। इस घटना के बाद अमेरिका ने ईरान को गंभीर परिणामों की धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरान पर हमले के आदेश दे दिए थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उसे वापस ले लिया। ये है ईरान के मीडिया की तरफ से रिलीज की गई फुटेज, जिसमें दावा किया गया है कि उसने देश के दक्षिणी इलाके होर्मुज़गोन की सीमा में दाखिल हुए अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। जबकि अमेरिका की ओर से जारी इस नक्शे में दिखाया गया है कि ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में था और उसने ईरान की हवाई सीमा का उल्लंघन नहीं किया। इन दोनों दावों की सच्चाई के बारे में फिलहाल निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ड्रोन के गिराए जाने से दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो धमकी भी दे दी है। ईरान ने एक बड़ी गलती की है। ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। स्पष्ट रूप से हमारे पास ये सब प्रलेखित है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रलेखित है, न कि केवल शब्दों से। और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, इसका जवाब आपको जल्द ही पता चल जाएगा। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उधर ईरान ने भी कहा है कि वो किसी भी हालत में अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा। अमेरिकी ड्रोन का पतन अमेरिका के लिए एक साफ और सटीक संदेश था, और ये संदेश है ईरान के इस्लामी राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारी भूमि पर विदेशी तत्वों द्वारा किसी भी घुसपैठ के लिए कुल और निर्णायक तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। एक दुश्मन जो हमारी सीमाओं का उल्लंघन करता है वो वापस नहीं लौटेगा और ख़त्म हो जाएगा। हमारे दुश्मनों की सुरक्षा इसी में है कि वो महान ईरानी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा का सम्मान करें। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को लेकर एक सहमति नहीं है। विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि अमेरिका इस हालत में नहीं है कि वो ईरान से युद्ध मोल ले सके। मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक स्थिति है। हमें अपने हितों की रक्षा के बारे में मजबूत और रणनीतिक होना होगा। हम जो करते हैं उसमें हम लापरवाह नहीं हो सकते। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका क्या कहना है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति युद्ध चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही 2 तेल वाहक जहाजों पर ओमान की खाड़ी में हमला किया गया।
अमेरिका ने इसके लिए ईरान को जिम्मेवार ठहराया। दूसरी तरफ ईरान भी प्रतिबंधों से परेशान होकर 2015 समझौते की शर्तों से अलग अपना यूरेनियम उत्पादन बढ़ा रहा है, जिसे लेकर समझौते में शामिल दूसरे देश चिंतित हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए पिछले हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ईरान का दौरा भी किया, लेकिन अब इस ड्रोन प्रकरण ने स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा तो पहले से ही तनावग्रस्त इस क्षेत्र में स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ईरान के बाद अब दूसरा विवादित मुद्दा उत्तर कोरिया, जहां अब चीन अमेरिका को सीख देने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों के 70 साल हो चुके हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से मुलाकात की और वादा किया कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। गुरुवार को जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे तो करीब 10,000 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने खुद उनकी अगुवाई की। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इस भव्य स्वागत के पीछे कारण भी था। आखिर 14 सालों बाद कोई चीनी राष्ट्रपति उत्तर कोरिया के दौरे पर था। यात्रा के दौरान बातचीत के दौर भी चले। इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद दोनों देशों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है और ये दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, चीन और उत्तर कोरिया के लोग चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध दोस्ताना बना रहे। ये संबंध दोनों देशों के हित में है और इनसे हमारा विकास जुड़ा है। हालांकि शी जिनपिंग ने दुनिया में बदलते समीकरणों का भी बातचीत में जिक्र किया, खासकर तब जबकि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु शक्ति को लेकर वार्ता थम सी गई है। शी जिनपिंग ने किम जोंग उन के सामने प्रस्ताव रखा कि चीन उत्तर कोरिया को अपनी क्षमता के मुताबिक उसके विकास और सुरक्षा में सहायता देने के लिए तैयार है। साथ ही वो कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु निशस्त्रीकरण के मामले में दोनों पक्षों के साथ सहयोग करने का भी इच्छुक है, जिससे इस इलाके में लंबे समय के लिए शांति स्थापित हो सके। इस वार्ता के बाद उत्तर कोरिया के सरकारी चैनल ने भी दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई वार्ता को सफल बताया। उत्तर कोरिया और चीन के संबंध दोनों देशों के लिए अच्छे हैं। गंभीर और जटिल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बीच ये क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास के लिए अच्छा है। शी जिनपिंग के विकास और रक्षा प्रस्तावों पर किम जोंग उन ने कहा कि वो चीन के इस पेशकश का स्वागत करते हैं और चीन के विकास से काफी कुछ सीखना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने निकट रणनीतिक संचार करने, विश्वास और एक दूसरे की समझ स्थापित करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए उत्तर कोरिया और चीन के बीच पारंपरिक उच्च स्तरीय आदान प्रदान को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। शी जिनपिंग की इस यात्रा का समय बड़ा अहम है। दुनिया भर में समीकरण बदल रहे हैं। उत्तर कोरिया को लेकर भी विश्व बटा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किम जोंग उन से 2 शिखर वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस बीच किम जोंग उन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये यात्रा, जिसमें दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की बात की है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के साथ कोई जल्दीबाजी में फैसला लेना नहीं चाहते। जिस तरह उत्तर कोरिया को लेकर विश्व शक्तियों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसे देखकर शांति की उम्मीद लगाना शायद जल्दीबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तनाव भरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। 2020 में होने वाले इन चुनाव के लिए ट्रंप के पास घटती बेरोजगारी और बेहतर आर्थिक स्थिति जैसी सफलताएं हैं, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं होगी क्योंकि उनकी लोकप्रियता काफी गिरी है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार नहीं चुना है। हालांकि उसकी तरफ से करीब 23 लोग राष्ट्रपति के लिए अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। हम इसे पहले से बेहतर बनाए रखने जा रहे हैं और यही कारण है कि आज रात
मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक दूसरे कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू करने से पहले आपके सामने खड़ा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी पारी के लिए अपनी दावेदारी को फ्लोरिडा की एक रैली में कुछ इस प्रकार रखा। इस मौके पर करीब 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। ट्रंप ने अपनी सफलताओं का बखान करते हुए कहा कि आज जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति है उससे सभी ईर्ष्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने श्रोताओं को उन लोगों से बचकर रहने की सलाह दी जो उनके गैर अमेरिकी तरीके के आलोचक हैं। ट्रंप ने लोगों से कहा कि डेमोक्रेट्स आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं। Our economy is the envy of the world, perhaps the greatest. हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की ईर्ष्या है। शायद हमारे देश के इतिहास में पहली बार ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब तक आप इस टीम को बनाए रखते हैं तब तक हम अपने भविष्य को और भी बेहतर बनाते जाएंगे। Ever looked brighter or sharper. फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि जिस दिन से उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला है उस दिन से उन पर फेक न्यूज मीडिया ने हमले किए हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस रैली में ट्रंप की पत्नी मेलानिया भी उपस्थित थीं, जिन्होंने कहा कि वो अगले 5 सालों के लिए भी फर्स्ट लेडी की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हैं। इस सभा को अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने भी संबोधित किया। दूसरी तरफ ट्रंप के प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स ने भी अपना चुनाव अभियान शुरू किया और ट्रंप पर आरोप लगाया कि उनकी एक अलग ही दुनिया है। हमारे पास एक राष्ट्रपति हैं जो नस्लवादी हैं, जो एक सेक्सिस्ट हैं, जो एक होमोफोब हैं, जो एक जेनोफोब हैं और वो एक धार्मिक कट्टरपंथी हैं। और फिर से चुनाव जीतने की उनकी रणनीति अमेरिकी लोगों को हमारी त्वचा के रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर और धर्म के आधार पर विभाजित करने जा रही है। हमारा काम उन्हें ऐसा करने से रोकना है। अमेरिकी चुनाव में फ्लोरिडा को एक प्रमुख स्विंग स्टेट माना जाता है। अगर ट्रंप को 2020 के चुनाव जीतने हैं तो उन्हें यहाँ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पर विजय पानी होगी। उन्होंने फ्लोरिडा को रिझाने की अपनी 80 मिनट की स्पीच में ट्रंप ने लगभग वही मुद्दे उठाए जो उन्होंने 2016 में उठाए थे, जैसे माइग्रेशन, रोजगार, फेक न्यूज इत्यादि। हाँ, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कुछ और लोगों ने भी करने की कोशिश की है। हम ऐसी प्रगति कर रहे हैं जिस पर किसी को विश्वास भी नहीं होगा। कुछ ही महीनों में आप इनके बारे में सुनेंगे। हमारा मानना है कि हमारा देश कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए होना चाहिए, ना कि आपराधिक एलियंस के लिए। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों से ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है और वो अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदियों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप के पास गिनाने के लिए कई सफलताएं हैं, जैसे बढ़ता जीडीपी, घटती बेरोजगारी और राष्ट्रवादी लोगों में उनकी लोकप्रियता। फिलहाल कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी चुनाव में समय है और किसका समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। और अब बात हांगकांग की, जहां प्रत्यर्पण बिल को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार ने अपने रुख में नरमी जरूर दिखाई है, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हांगकांग में स्थिति सामान्य से काफी दूर है। लोगों का हुजूम सड़कों पर कुछ इस तरह उमड़ रहा है जैसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। उनकी मांग है कि सरकार प्रत्यर्पण बिल को वापस ले। हालांकि इस बीच हांगकांग सरकार की प्रमुख कैरी लैम ने प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति जताई और उनसे माफी भी मांगी।
उन्होंने बिल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन उसे वापस नहीं लिया है। During large-scale public processions over the past 2 Sundays, पिछले 2 रविवारों में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जुलूसों के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से प्रत्यर्पण बिल के बारे में अपनी चिंताओं और निराशा को व्यक्त किया है। मैंने आपकी चिंताओं को सुना है। पिछले कुछ महीनों में एसएआर सरकार के संशोधन संबंधी कामों में कमियों के कारण चिंताएं पैदा हुई हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार हूँ। इसकी वजह से समाज में चिंताएं और विवाद पैदा हुए हैं। इसलिए मैं हांगकांग के सभी लोगों से ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। लेकिन इस माफी का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका कहना है कि कैरी लैम ने मुद्दे की बात नहीं की। कैरी लैम का त्यागपत्र, बिल को वापस लेना और पुलिस को जवाबदेह ठहराना, हमारी ये सभी मांगे कैरी लैम अनदेखा कर रही हैं। इसलिए नागरिक मानवाधिकार मोर्चा कैरी लैम के तथाकथित माफीनामे को स्वीकार नहीं करता है। Carrie Lam is actually presenting to the rest of the world that her administration कैरी लैम वास्तव में दुनिया को उनके प्रशासन की सुस्ती दिखा रही हैं, क्योंकि अब उनके लिए हांगकांग पर शासन करना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने खुद ही माना है कि ये सब उनके प्रशासन में विश्वास का सवाल है, जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसलिए हम लड़ते रहेंगे। इस बीच हांगकांग की संसद में पैन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने काले रंग की पोशाक पहनकर संसद में एक प्रदर्शनकारी की मौत पर कुछ मिनटों का मौन रखा। उन्होंने सरकार से बिल को वापस लेने और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की मांग की। आजकल राजनीतिक माहौल बहुत तनावपूर्ण है और सरकार के लिए उन विवादास्पद नीतियों को स्थगित करना ही ठीक है। हांगकांग में पिछले 2 हफ्तों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस प्रदर्शन का कारण है एक बिल, जिसके तहत हत्या और रेप जैसे अपराध के संदिग्ध व्यक्ति को चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रस्ताव है। लोगों का मानना है कि इस बिल के जरिए चीन हांगकांग पर और ज्यादा नियंत्रण चाहता है। फिलहाल तो बिल को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हांगकांग के लोगों को डर है कि कैरी लैम रहीं तो ये बिल फिर से वापस आ सकता है। इस वजह से अब वो उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हांगकांग के हालात सुधरते नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूरी दुनिया में इस हफ्ते 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इन शरणार्थियों की हालत कहीं भी अच्छी नहीं है। युद्ध और बदहाली की मार खाए ये लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में नर्क का जीवन जीने को मजबूर हैं। कई तो जिंदगी को खोजते खोजते मौत को गले लगा बैठते हैं। Hasta que suelten a mi esposo, yo me puedo ir. जब अमेरिकी अधिकारी मेरे पति को रिहा कर देंगे तब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ वो परिवारों को अलग कर देते हैं। लेकिन मेरे मामले में मैं उनके बिना अनजान देश में कैसे जा सकती हूँ? Pues yo en mi caso, ¿cómo me voy? Mal, destrozada. Todos los días lloro. No sé. मुझे बुरा लगता है, मैं रोज रोती हूँ। मेरा परिवार पिता की याद में दुखी है। पता नहीं उनके साथ क्या होगा। मैं यहाँ अनजान देश में अकेली हूँ। मुझे बस भगवान पर भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। ये दास्तां सिर्फ इन 2 औरतों की नहीं है। मेक्सिको की सीमा पर आकर रहने को मजबूर हजारों माइग्रेंट्स की यही कहानी है। इनमें से अधिकतर ग्वाटेमाला, होंडुरास और वेनेजुएला से आए हैं। इनके देश में हालात ऐसे हैं कि जीना दूभर है। बेहतर जिंदगी की तलाश में ये अमेरिका जाना चाहते हैं, जहां पर उन्हें रखने को कोई तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए भटक रहे हैं। The global trends once again, unfortunately, go in what I would say is the wrong direction. वैश्विक रुझान एक बार फिर
दुर्भाग्य से गलत दिशा में जा रहा है। पिछले साल के नाटकीय आंकड़े में 10 लाख लोग जुड़े थे। पिछले साल लगभग 6 करोड़ 85 लाख लोग गलत देशों में शरण लेने पर मजबूर थे। इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 7 करोड़ 10 लाख हो गया है। दुनिया के कई कोनों में आज भी लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए दूसरे देश पलायन करने को मजबूर हैं। इसमें कभी वो लंबी पैदल यात्रा करते हैं या फिर खतरनाक समुद्र में छोटी सी नाव में बैठकर लंबी दूरी पार करने का दुस्साहस करते हैं। अभी स्पेन के तट पर एक नौका से कई माइग्रेंट्स को बचाया गया, लेकिन फिर भी 20 अब भी लापता हैं। मेक्सिको से अमेरिका आने वाले माइग्रेंट्स की मौत का आंकड़ा भी पहले से काफी बढ़ गया है। Not counting other unverified reports, and I want to say we have 42 currently under investigation just in Mexico and several dozen more. इस साल पनामा में डेरियन गैप को पार करते हुए अभी तक कम से कम 380 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल 241 था। माइग्रेंट्स की समस्या ने देशों की सहनशीलता का भी इम्तिहान ले लिया है। मेक्सिको, जो अब तक माइग्रेंट्स को अल्पकालीन ही सही मदद देता आया था, उसने भी शरणार्थियों के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ माइग्रेंट्स की पसंदीदा जगह अमेरिका उन्हें किसी हाल में रखने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही माइग्रेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूरोप में भी माइग्रेंट्स को लेकर सरकारें राजनीतिक विरोध का सामना कर रही हैं। ऐसे में इन बेसहारा लोगों के सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न खड़ा हो गया है और ये मानवता का इम्तिहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर दुनिया में इस हफ्ते घटी कुछ दूसरी अहम खबरों पर देखते हैं। दुनिया एक नजर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के निधन के संबंध में स्वतंत्र जांच कराए जाने का आह्वान किया है। यूएन का कहना है कि हिरासत में किसी की भी आकस्मिक मृत्यु के बाद इसके कारण को स्पष्ट करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय द्वारा त्वरित, निष्पक्ष, गहन और पारदर्शी जांच की जानी चाहिए। मुर्सी लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे। 2013 में सेना ने तख्ता पलट करके उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। उनका शव काहिरा में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दफन किया गया। खबरों के मुताबिक कोर्ट की कार्रवाई के बाद वो बेहोश हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। वो 67 वर्ष के थे। मुर्सी पर जासूसी के आरोप थे। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद जन आंदोलन शुरू हुए थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। तुर्की की एक अदालत ने 2016 में देश के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के तख्ता पलट की नाकाम कोशिश से जुड़े मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 24 लोगों में से 17 को 139 लोगों की हत्या, संविधान के उल्लंघन और राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसी सजाओं में कारावास की कठोर शर्तें होती हैं। अर्दोगन के पूर्व सैन्य सहयोगी कर्नल अली याज़की, पूर्व वायुसेना प्रमुख आकिन ओज़तुर्क और सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व सांसद सबन दिस्ली के भाई मेहमत दिस्ली भी इन 17 लोगों में शामिल हैं। इस मामले में 2 दर्जन से अधिक सैन्य अधिकारियों समेत 224 संदिग्धों के खिलाफ मई 2017 में सुनवाई शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ का कहना है कि ये मानने के पर्याप्त सबूत हैं कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे उच्च स्तरीय अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हैं। विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कैलामार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आगे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए ये सबूत पर्याप्त हैं। सऊदी अरब ने इन आरोपों को निराधार बताया है। खशोगी की पिछले साल अक्टूबर में इस्तांबुल में सऊदी दूतावास के भीतर सऊदी एजेंट्स ने हत्या कर दी थी। सऊदी अरब में 11 अज्ञात लोगों पर बंद कमरे के भीतर मुकदमा चलाया जा रहा है। इनमें से 5 के लिए सजाए मौत की मांग की जा रही है। सीरिया में पिछले 2 दिनों से विद्रोहियों और सेना के बीच लड़ाई जारी है। इस संघर्ष में अब तक 130 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 89 विद्रोहियों के अलावा सेना के 41 जवान भी शामिल हैं। सेना ने उत्तर पश्चिम प्रांत इदलिब और उसके आसपास के इलाकों में विद्रोही गुटों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इस क्षेत्र में करीब 30 लाख लोग रहते हैं।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार जिहादियों के कब्जे वाले इलाके में दक्षिण छोर पर मंगलवार से बमबारी बढ़ी है, वहीं भीषण लड़ाई हुई है। इस वर्ष अप्रैल से रूस समर्थित सेना के हमलों में अभी तक 400 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। और आइए अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और माथे की शिकन को दूर हटाते हैं। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। एथेंस के एक्रोपोलिस म्यूजियम में अब परिदर्शक म्यूजियम के नीचे खुदाई में मिले ग्रीस का एक प्राचीन शहर देख सकते हैं। म्यूजियम की 10वीं सालगिरह के मौके पर इस जगह को लोगों के लिए खोल दिया गया है। करीब 2000 साल पुराने इस शहर की खुदाई में कई घर, कार्यशालाएं, सड़कें और नालियां मिली हैं। इसे देखने अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। अपनी सदी की सबसे चर्चित अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप ने 22 जून को 70वां जन्मदिन मनाया। उन्हें व्यापक रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री के रूप में माना जाता है। अपने 40 साल के करियर में वो 3 ऑस्कर, 3 एमी और 8 गोल्डन ग्लोब्स जीत चुकी हैं। स्ट्रीप के पास सबसे ज्यादा अकादमी पुरस्कार नामांकन का रिकॉर्ड है। स्पेस मिस्ट्री फिल्म एड एस्ट्रा का पहला ट्रेलर आ चुका है। इस फिल्म में ब्रैड पिट मुख्य भूमिका में है। पिट एक एस्ट्रोनॉट हैं जो अपने पिता की खोज में अंतरिक्ष भेजे जाते हैं। पिता का किरदार टॉमी ली जोन्स निभा रहे हैं। वो अलौकिक जीवन की खोज के दौरान गायब हो जाते हैं। फिल्म में लिव टेलर, रुथ नेगा और डोनाल्ड सुदरलैंड भी नजर आएंगे। ये फिल्म इस साल सितंबर में रिलीज होगी। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने गुरुवार को नई जेम्स बॉन्ड फिल्म के सेट पर डैनियल क्रेग, रॉल्फ फिन्स और नाओमी हैरिस से मुलाकात की। पाइनवुड स्टूडियो ने चार्ल्स को 25वीं जेम्स बॉन्ड फिल्म के सेट का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। इस मौके पर चार्ल्स ने फिल्म पर काम कर रहे कई प्रशिक्षुओं से भी मुलाकात की। ये फिल्म अप्रैल 2020 में रिलीज होगी। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम इनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।